रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? यस सर। यस, गुड इवनिंग सर। ऑल ऑफ यू सर, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शालिनी, अभी साउंड ठीक ठाक आ रहा है? देख, अभी अभी भी नहीं है? तब तो सर कुछ नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग नेटवर्क इशू सर। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है ना? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या चल रहा है सर, मैं आप लोगों को एक्चुअली रिसेंट पास्ट में लेवरेज को कंप्लीट कराया। और आज उसके बाद मैंने आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, मुझे याद है सर। मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर दिया था। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अभी थोड़ा डिटेल्स में जाना है। तो लास्ट क्लास एक्चुअली मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर बताया था, और आज क्या करूंगा, कैपिटल स्ट्रक्चर को और डिटेल्स में देखना है। जैसे आज मैं आपको एक्चुअली एमएम मॉडल, एमएम हाइपोथेसिस, इस तरह का कुछ एरिया है सर, जिसमें बात करूंगा। एमएम कौन सर? सर मॉडिग्लनी एंड मिलर, ठीक है। मॉडिग्लनी एंड मिलर, दे आर सम फेमस, क्या बोलते हैं उनको, फेमस फाइनेंशियल गुरु, ठीक है। दुनिया भर में बड़ा फेमस है ये लोग। तो इनका अप्रोच पढ़ा जाता है सर, ठीक है। इवन बीकॉम लेवल में, एमबीए लेवल में प्रोफेशनल्स को तो पढ़ना ही है सर। सीएसईएमए वाले को तो मस्ट है, ठीक है। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियसली जानना है। तो चलो देखते हैं कि आखिर एमएम अप्रोच में क्या है, और एज वेल एज कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे लिए क्या वेट कर रहा है। इंटरेस्टिंग चीजें हैं सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो रही बात, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं आपको, रिवाइज मैंने थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था और आज क्या करना है। तो बेसिकली सर, कैपिटल स्ट्रक्चर जो किसी भी बिजनेस का कोर स्ट्रक्चर है ना। अगर आपके पास कैपिटल है, तो आप अपने कैपिटल को कहाँ से ले रहे हो? सोर्स क्या है आपका? फाइनेंस का कैपिटल। ये आप लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सर? फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। मेन मतलब सर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यानी आप फाइनेंस कहाँ से करते हो, है ना। आप फाइनेंस कहाँ से करते हो, इस बात का डायरेक्ट मतलब ये होता है कि भाई आप अपने बिजनेस के लिए पैसा जुगाड़ कहाँ से कर रहे हो। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आप अपने बिजनेस के लिए पैसे का जुगाड़ कहाँ से लगा रहे हो। जुगाड़ माने प्रोक्योरमेंट। और उसके बाद जो भी पैसा आपको मिलता है उसको आप डिप्लॉय कहाँ कर रहे हो? डिप्लॉय माने इन्वेस्टमेंट। सो तो यहाँ पर मैं बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर का जब बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है कि जब आप जुगाड़ करते हो तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रेडी होता है। माने क्या आप शेयर इशू करके ले रहे हो? इक्विटी शेयर है क्या आपका? क्या आप लोन से पैसा जुगाड़ कर रहे हो? ठीक है, डिवेंचर से कर रहे हो क्या? क्या प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो? इन सिंपल अगर कहा जाए, माने शेयर से कर रहे हो कि डेब्ट से कर रहे हो, ठीक है। क्या कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर कोई बैंक वाले आपको लोन दे रहा है? इन्वेस्टर तो सर तब इन्वेस्ट करता है जब बिजनेस पे, जब किसी इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि भाई बिजनेस में ग्रोथ है, बिजनेस में वैल्यूएशन है। अगर कोई इन्वेस्टर ये पढ़ लेता है, ठीक है, तो वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है, जरूरी नहीं कि हमेशा जो इन्वेस्टर आपके बिजनेस पे भरोसा किया वो सक्सेसफुल हुआ। वो तो सर आगे का केस है। किस्मत एंड किस्मत माने लक, ठीक है। लक भी मैटर करता है, और उससे भी साथ साथ सबसे ज्यादा जो मैटर करता है कि आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, क्या वो दुनिया को पसंद आ रही है कि नहीं। तो अगर ये दोनों चीज मैच कर गया, लक भी फेवर कर गया और दुनिया को भी पसंद आ गया, तो आप इतना कह सकते हो कि आपका हिट है सर, आपका सिनेमा हिट है। ठीक है सर, ऐसा कैसे बोल दिया आपने? सर आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ आपको। सर आप लोग शोले मूवी देखे हो? हेलो, बड़ा फेमस मूवी है सर, ना मत बोलना। देखा है कि नहीं देखा? अरे
यस सर। सर एक छोटा सा चीज आपको दिखाता हूँ। शोले में ये वाला सीन याद है आप लोगों को, ये वाटर टैंक में जब ये धर्मेंद्र दारू का बॉटल लेके एक्टिंग कर रहा था। हाँ सर, याद है ना सर ये सीन? यस सर। अच्छा, अब आपको और एक चीज बताता हूँ उस मूवी में, और एक चीज आप देखना। शोले मूवी में क्या, मूवी का जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, माने चित्रनाट्य होते हैं ना सर, उसमें देखना ये एक चीज है कि क्या उस गांव में करंट था सर, इलेक्ट्रिसिटी था? नो सर। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा हूं मैं आपको, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो फिर वाटर टैंक क्या कर रहा है यहाँ पर? अब ये मत कह देना कि जनरेटर लाके पानी भरता था टंकी में। कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ सर, थोड़ा गजब बात कर दिया ना। सोचना कि एक मूवी में दिखाया जा रहा है कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जया भादुड़ी, उस टाइम पे जया बच्चन तो नहीं बने थे, जया भादुड़ी थे। तो जया भादुड़ी वहां पर हैरिकेन लगा के सीन कर रहा है मूवी का, मतलब वो दिखा रहा है कि गांव में करंट नहीं है। लेकिन अगर गांव में करंट नहीं है तो फिर वाटर टैंक क्या कर रहा है? और वो भी वाटर टैंक के ऊपर सीन चल रहा है। तो मैं आपको जस्ट एक टेक्निकल फैक्ट बता रहा हूँ कि डायरेक्टर, ठीक है, सिप्पी साहब हैं, आप जस्ट सोचो कि कोई कुछ भी बता दे बट मूवी हिट हो जाता है। हाँ सर, इसको बोलते हैं किस्मत। कोई ढूंढता नहीं है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या टेक्निकली रॉन्ग है, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए भाई। वाटर टैंक क्या कर रहा है, गांव में तो करंट नहीं है, किसी ने सोचा भी नहीं और फर्क भी नहीं पड़ा सर, है ना? सुपर डुपर हिट इंडियन मूवीज सिनेमा हिस्ट्री में। सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, मैं मूवी का क्रिटिसाइज नहीं किया, जस्ट एक थोड़ा सा पार्ट कहीं से मैं सुन रहा था, तो मैं सोचा कि आपको भी बताऊं कि बात तो सही है। ठीक है, मेरे दिमाग में नहीं आया, किसी से किसी को मैं बोलते हुए सुन रहा था तो मैंने सोचा कि अच्छा बात है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। ना व्हाट इज द पॉइंट? सर पॉइंट ये है कि फाइनेंस में आप अपना पैसा जुगाड़ कर रहे हो, कभी आप इक्विटी से जुगाड़ लगा रहे हो, कभी आप डिवेंचर या लोन से जुगाड़ लगा रहे हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के ऊपर कुछ पॉपुलर थ्योरी के बारे में बात किया, ठीक है, जिसको कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंस थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, एक है सर कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंस थ्योरी, और एक है सर कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलिवेंस थ्योरी। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंस थ्योरी जो है उसमें नेट इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, एंड मॉडिग्लियन मिलर अप्रोच है। ये अप्रोच अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। और कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलिवेंस थ्योरी जो है उसके अंदर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, एंड मॉडिग्लियन मिलर अप्रोच विदाउट टैक्स का है। माने एक्चुअली मिलर दो जगह में है, दोनों जगह में है, एमएम अप्रोच दोनों जगह में है। ठीक है, एक बार 1958 में विदाउट टैक्स और एक बार 1963 में विथ टैक्स। ठीक है, मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ, डोंट वरी, कि आखिर इसके अंदर खेल क्या है, मैं सारा चीज एक एक करके आपको बताऊंगा कि विथ टैक्स क्या है, विदाउट टैक्स क्या है, सब चीज बताऊंगा। मैंने आप लोगों को लास्ट दिन कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाया था, है ना? कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाया था जिसमें आप लोगों को पता भी चला था कि आखिर कैपिटल स्ट्रक्चर से कैसे सवाल हो सकता है, स्पेशली अगर मैं रेलिवेंस थ्योरी या इररेलेवेंस थ्योरी रिलेटेड बात करूं। लेकिन मैंने अभी तक आप लोगों को एमएम अप्रोच के बारे में कुछ नहीं बोला, उसके ऊपर बात करना बाकी है। तो इन सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि सर ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, चलो सर सोले भूल जाओ, ये तो जस्ट एक छोटा सा पॉइंट, मुझे कहानी याद आ गया, मैं बता दिया। It refers to the mix of long-term debt and equity. That is, what should be the optimum debt-equity ratio for a firm? एक फार्म या एक बिजनेस, एक कंपनी, उसके पास कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेब्ट होना चाहिए। एक फाइनेंस मैनेजर जो कंपनी में बनता है ना, उन्हीं के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं सर। जो कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कंपनी में एमबीए फाइनेंस है, जो कंपनी में सीएमए है, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आता है कि आखिर कंपनी अपना डेब्ट इक्विटी रेशियो को कैसे मेंटेन करे। ऐसा कौन सा डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा जिसमें कंपनी अपना बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग
मतलब देखना भी चाहिए और वो कंपनी के लिए काफी फायदेमंद भी हो। तो इसमें थ्योरीज ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर का एरिया है और एक प्रैक्टिकल एरिया भी है। तो मैं आपको दोनों अप्रोच एक एक करके बताता हूँ। पहले थोड़ा थ्योरेटिकल में मैंने बात किया। तो वेरी फेमस थ्योरी सर, इररिलेवेंस थ्योरी एंड रेलेवेंस थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरीज ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा था नेट इनकम अप्रोच, मैं और आज से नहीं बताऊंगा। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है, उसमें आपने देखा कि कंपनी अपना डेब्ट इक्विटी को अगर इंक्रीज करता है तो केडी क्या होगा, केई क्या होगा, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। सिमिलरली ट्रेडिशनल अप्रोच भी था, उसमें भी अगर कंपनी केडी अपना डेब्ट इक्विटी को इंक्रीज करता है तो केडी का क्या होगा, केई का क्या होगा। केडी माने कॉस्ट ऑफ डेब्ट, केई माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड केसी माने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, माने कितना अल्टीमेट खर्चा पड़ जाता है। मैं आपको बताया था सर कि आज आप लोगों के साथ में क्या बात करूंगा, कौन सा गप्पे मारना है आज सर, एमएम अप्रोच। चलो सर, आखिर आ ही गए आप एमएम अप्रोच में। हाँ सर, वीवीआईपी पॉइंट है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है और फाइनेंस वर्ल्ड में बड़ा चर्चा है इसका। रिवाइज करते रहना सर घर पे, ठीक है। तो इसमें ना एक काम करते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है वो थ्योरेटिकल बात करता है और सेक्शन 2 जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल बात करता है, कैलकुलेशंस वगैरह। तो पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं सर। सेक्शन 1, ओके सर, लिख रहे हो आप लोग? पंकज, राहुल, तो था। हाँ सर। ओके सर, तो जरा लिखना सर, अंडर दी सर्टेन, दी वर्ड छोड़ो सर, अंडर सर्टेन restrictive set of assumption, restrictive set of assumption, MM concluded that, ठीक है, MM concluded that, मैं शॉर्ट में थोड़ा लिखा देता हूँ। स्टडी नोट्स के अंदर आपको डिटेल्स में एमएम के बारे में हर चीज पता लगेगा, बट शॉर्ट में लिखाने का एक फायदा क्या होता है कि आपको एग्जाम टाइम में इतना डिटेल्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको ये सब बहुत हेल्प हो जाता है। तो अंडर सर्टेन restrictive set of assumptions, MM concluded that cost of capital is not affected, KC है, KC माने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड। इसके ऊपर भी एक चैप्टर है सर, केसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, आगे बताऊंगा सर। आप इज नॉट अफेक्टेड बाय फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव सेट ऑफ एजम्पशंस, एमएम माने मॉडिग्लनी एंड मिलर। अब मॉडिग्लनी मिलर के बारे में अगर आप गूगल भी करोगे तो भी आपको डिटेल्स मिलेगा, ठीक है, बड़ा फेमस है सर। मॉडिग्लनी एंड जो मिलर है, ये लोग अपना जो अप्रोच है ना, ये बिहेवियरल अप्रोच में बिजनेस के बारे में बताया था कि फार्म का जो ओवरऑल वैल्यू है, एक्चुअली ये सब क्या है, बिजनेस का वैल्यूएशन कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ द फार्म कैलकुलेशन हो जाता है। तो एक्चुअली मॉडिग्लनी जो है ना सर, हम लोग इससे पहले लास्ट दिन नेट ऑपरेटिंग अप्रोच पढ़ लिए थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ सर, तो था मुने আছে তো? রাহুলের আওয়াজ পাচ্ছি না, মনে আছে কি না? तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज डेफिनेशनल और कॉन्सेप्चुअल एंड लैक्स बिहेवियरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, मैंने एक्चुअली ये डेफिनेशनल था, कॉन्सेप्चुअल था, बट इसका बिहेवियरल सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आ रहा था, किसका, नेट ऑपरेटिंग का। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या किया,
इसने माने एमएम ने क्या किया, it does not provide operational justifications or irrelevance of capital structure. However, Modigliani-Miller approach provides behavioral justifications for constant overall cost of capital and therefore total value of the. अगर कोई बिजनेस किसी बिजनेस के बारे में उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बात कर सकता है तो नो डाउट वो बिजनेस के वैल्यू के बारे में भी बात कर सकता है। तो एमएम का जो अप्रोच है वो 1958 में एक बार आया था जिसमें वो विदाउट टैक्स बात किया था, और एमएम अप्रोच बाद में 1963 में विथ टैक्स, माने अगर सोसाइटी में टैक्स है, ठीक है, माने इकोनॉमी में टैक्स है, सोसाइटी नहीं बोलना चाहिए था, इकोनॉमी बोलना चाहिए था। इकोनॉमी में अगर टैक्स है, सर टैक्स तो होगा ना, हाँ सर टैक्स होगा कि नहीं होगा, क्या आप बोलते हो, इकोनॉमी में टैक्स होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। सर सर इंडिया में अगर हम लोग इंडिया का बात करें तो टैक्स तो होगा। इंडिया क्यों, किसी भी पोर कंट्री का अगर बात कर लो, किसी भी डेवलपिंग कंट्री का बात कर लो, ठीक है, ठीक है, जो डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, इंडिया जैसा कंट्री सर एक मिक्स कंट्री है। यहाँ पर आपको गरीब भी दिखेगा, टेक्नोलॉजी भी दिखेगा, अमीरी भी दिखेगा, मिडिल क्लासनेस भी दिखेगा। इंडिया इज ए टोटल वर्सेटाइल कंट्री, ठीक है, इसको अगर कोई गरीब बोले तो गलत होगा, ठीक है, एकदम नहीं बोलना चाहिए। गरीब तो किसी भी एंगल से नहीं है, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है जिसमें थोड़ा सा काम होना चाहिए। अगर इंडिया का जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर हो, तो इंडिया कभी भी कोई गरीब देशों में काउंट नहीं हो सकता। एटलीस्ट इंडिया जिस तरह का सिस्टम के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, अब बस एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, मतलब एजुकेशन से लेके बेसिक फैसिलिटीज से लेके, मतलब सब चीज अगर प्रॉपरली, मतलब देखो सर क्या है ना, हमारे यहाँ पर जो आम आदमी है ना, कॉमन पीपल, उन्हें भी ना अपना हक अदा करना नहीं आता। हक माने सर अधिकार। उनका भी एक दिक्कत क्या है, वो भी ना अपने आप को बेचारा मानता है, ठीक है, मतलब जो जिनको हम लोग देख के बोलते हैं कि गरीब है, सर गरीब बाई मेंटेलिटी हो जाते हैं। उनको अगर वो राइट लेने का नॉलेज मिल जाए ना कि भाई कैसे अपना राइट लिया जाता है, तो फिर हो जाएगा, सब रिच हो जाए, रिच अगर ना भी हो एटलीस्ट सब बराबर का आ सकता है, ठीक है। लेकिन अपने आप को वो बात समझना चाहिए कि कौन मुझे लूट रहा है और कौन मुझे सही दिशा दिखा रहा है, ठीक है। ये पॉलिटिशियन जिस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं ना, पूरा पॉलिटिशियंस का मैं बात कर रहा हूँ, उनसे लोगों को बचना चाहिए। अगर वो या इस चीज से बच गए ना, हर एक इंसान अपनी सोसाइटी में बहुत सारा चीजें हैं, ठीक है, स्कूल में स्कूल है, टीचर्स है, लेकिन टीचर्स पढ़ाते नहीं है। अरे क्यों नहीं पढ़ेगा, सोसाइटी अगर कॉन्शियस है, गार्जियन अगर कॉन्शियस है तो एकदम बिल्कुल पढ़ाएगा, क्यों नहीं पढ़ाएगा। हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर है, ठीक है, लेकिन फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, डॉक्टर पेशेंट्स को नहीं देखता है, क्यों नहीं देखेगा, कॉन्शियस लोग नहीं है, ठीक है। सब जगह में दादागिरी चलता है, वो दादागिरी लोग चाहे तो बंद कर सकता है, लोगों में एकता होना चाहिए, हर चीज हो सकता है। चलो ये सब थोड़ा बहुत सोशल इश्यूज है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। इसीलिए इंडिया गरीब दिखते हैं कभी कभी, बट है नहीं सर ये। चलो ठीक है, अब लोग ये सोचना सर, सोचना तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो मॉडिग्लिनी मिलर अप्रोच जो है ये बिजनेस के बारे में बात करता है। चलो सर, बेकार में देश के बारे में भी बात करेंगे तो मुश्किल ही होगा। फाइनेंस में बिजनेस के वैल्यूएशंस पे ही बात करते हैं। तो ये मैं क्यों बताया कि इंडिया जैसे कंट्री में टैक्स तो होगा, क्योंकि ग्रोइंग नेशन है, पैसा का जरूरत है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। जैसे अभी कुछ देर पहले मैं थोड़ा मार्केट गया था, तो इसी टैक्स को लेके ही एक झगड़ा हो गया एक बुजुर्ग से। सो एक्चुअली झगड़ा नहीं, एक वाद विवाद हुआ हल्का सा। एक्चुअली हम लोगों के वार्ड में प्लास्टिक बैन कर दिया, ठीक है, कंप्लीट। सो काउंसिलर एज वेल एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, सॉल्ट लेक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी मार्केट विजिट हो रहा है, प्लास्टिक यूज नहीं हो रहा है इस तरह का। लेकिन अभी भी बड़े बड़े कंपनीज का जो दूध का पैकेट हो, ब्रेड का पैकेट हो, उस सब में तो प्लास्टिक्स है। तो दूध वाला जो है वो बता रहे कि इनको बंद करके दिखाओ, दूध दूध का प्लास्टिक बंद करके दिखाओ, ब्रेड का प्लास्टिक बंद करके दिखाओ, तो माने, ठीक है। सो कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है कि सारा प्लास्टिक तो बंद नहीं कर सकते, एटलीस्ट लूज प्लास्टिक तो बंद करे, है ना। दूध का प्लास्टिक्स या फिर ब्रेड का प्लास्टिक्स, ये सब में थोड़ा समय और लगेगा जब तक हम लोग सब्स्टिट्यूट ना ढूंढ पाए।
तो वो बेसिकली वही बात कर रहा था, वो थोड़ा अलग लेवल में बोल रहा था। उनका मानना है कि गवर्नमेंट को बड़े बड़े कंपनीज बड़ा अमाउंट ऑफ टैक्स देता है ना, इसलिए गवर्नमेंट बड़ा कंपनी को कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, और छोटे छोटे गरीब दुकानदारों को आके पकड़ता है। तो चलो एक आम आदमी का एक्सपीरियंस है, वो बता रहा था, तो मैंने जस्ट सुना उनका बात, लेकिन वो दूसरे से भिड़ गया था। चलो ठीक है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि कुछ सोसाइटी ऐसे भी आपको कंट्री वाइज मिलेगा, अगर आप कभी रिसर्च करोगे ना, तो आप देखोगे कि कुछ रिच कंट्रीज भी होता है देश में, मतलब वर्ल्ड में, वो ना अपनी पब्लिक से टैक्स नहीं लेता है। जैसे अरबियन नेशंस में पब्लिक से टैक्स कलेक्शन नहीं होता है। क्यों? तेल बेच के इतना पैसा मिलता है, पब्लिक से टैक्स लेके क्या, मतलब वो बोलते हैं ना, एक बंगाली में एक कहावत है, खूंचो मेरे हाथ गोंदो गोदते नहीं, ठीक है। तो मतलब छोटा मोटा टैक्स का पैसा लेके क्या करेगा, तेल बेच के इतना कमा रहा है। तो कई बार जो रिच कंट्रीज होते हैं, वो अपने पब्लिक के हाथ तरफ से टैक्स को एग्जेम्प्ट कर देता है। तो विदाउट टैक्स भी आपको कंट्री देखने को मिल सकता है, स्पेशली जो कंट्री पॉपुलेशन में कम हो और हाईली रीच हो, तो आप देखोगे कि वहां पर कोई पर्सनल टैक्स नहीं है। बट दैट्स अ वेरी रेयर केस, स्पेशली यूरोपियन नेशंस में थोड़ा बहुत, यूरोपियन एरिया में। अमेरिका में आई डोंट नो, आई थिंक अमेरिका में ऐसा नहीं है। अरबियन नेशंस में जैसे यूएई का बात आप देख सकते हो थोड़ा सा, मे बी वहां पर है शायद, मुझे जितना याद आ रहा है। ठीक है सर। तो मैं क्यों ये बात कहा कि ये जब जो फॉरेन ऑथर्स ना, क्यों एक बार पहले बिना टैक्स का बताया, फिर एक बार टैक्स लेके बताया, आपको ये चीज आगे आगे समझ में आ जाएगा। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস তো, এই কেন ট্যাক্স আর না ট্যাক্সের ব্যাপারে অ্যাজাম্পশনস তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, কথা সম্পদ, রাহুলের কোনো আওয়াজ আসছে না, রাহুল কি আমার সঙ্গে কানেক্টেড নেই? हाँ सर। ओके, चलो सर, तो लिखो अभी इसमें, under certain restrictive set of assumptions MM concluded KC is not affected by firm's capital structure। ये MM ने स्टार्टिंग में एक थ्योरेटिकली कंक्लूड किया, और MM एक्चुअली यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है ना, अब उसको देखो, उसी का अप्रोच को फॉलो किया। क्या फॉलो किया? कहता है कि एज डेब्ट बाय इक्विटी इंक्रीजेस, अगर बिजनेस अपना डेब्ट इक्विटी रेशियो को इंक्रीज करता है, तो केडी जो है ना, वो सेम रहेगा। ये मानना है सर एमएम का भी, केडी विल रिमेन सेम, केई विल राइज इन ए लीनियर फैशन। ठीक है, लीनियर फैशन। तो देखो आपको मैच हो जाएगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के साथ मैच हो जाएगा। हेंस केसी विल रिमेन द सेम। क्या आपको नहीं लगता सेम बात नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ने भी कहा था? If debt by equity increases, KD will remain the same, KC will rise in linear fashion, hence KC will remain unchanged। ठीक है, और फिर बोला गया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इररेलेवेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो इररेलेवेंट है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। फाइनेंस मैनेजर भी अपना प्रेशियस ब्रेन को ज्यादा ना मेहनत कराए। शुड नॉट टैक्स देयर प्रेशियस ब्रेन्स ऑन व्हाट शुड बी द फर्म्स डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से ही एमएम ने भी अपना कंक्लूजन दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली इररिलेवेंट थ्योरी कहलाता है। जब केडी राइज करना, ठीक है, मतलब अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज करता है, तो बोलते हैं कि केडी भी सेम रहेगा, केई भी सेम रहेगा, और केई लीनियर फैशन में बढ़ेगा। ठीक है, आपको पता है सर उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर, लास्ट क्लास में भी मैंने करवाया था। तो कहने का मतलब है, तो बेसिकली ये इररिलेवेंस थ्योरी है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो रेलिवेंट है। ये एक अप्रोच है, सही गलत का बात अलग है सर, दिस इज जस्ट एन अप्रोच। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आर इररेलेवेंट। अब ये इररेलेवेंस का मतलब यही है, ये इररेलेवेंस थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। ब्यापारটা বোঝা গেল? रेलिवेंस एंड इररेलेवेंस का मतलब कहां से आ रहा है? ये जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले रेलिवेंस थ्योरी एंड इररेलेवेंस थ्योरी दिखा रहा था, वो रेलिवेंस और इररेलेवेंस का कॉन्सेप्ट कहां से डेवलप हो रहा है? चलो, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? हाँ सर। কথা
बोल सर। ठीक है सर, ओके। अच्छा, अब ये तो था थ्योरी, माने अगर आपको एमएम अप्रोच पूछे तो आप बेसिकली इतना ही लिखना, लेकिन एमएम अप्रोच में अगर आप थोड़ा और डिटेल्स में जाओगे तो आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकल अप्रोच में आता हूँ सर। एमएम अप्रोच में ना एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर बेस करके ना क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है, जो थोड़ा ट्रिकी है बट वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा थ्योरेटिकली एमएम को और देख लेते हैं। चलो थोड़ा रीड कर लेते हैं। 1958 में जो एमएम अप्रोच आया था, जो एक्चुअली विदाउट टैक्स था, जो एक्चुअली विदाउट टैक्स था। दिस अप्रोच डिस्क्राइब द परफेक्ट कैपिटल मार्केट, इन ए परफेक्ट कैपिटल मार्केट बट देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड नो टैक्सेस। ठीक है, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड नो, यानी अगर बिजनेस अगर मार्केट से कोई पैसा उठा भी रहा है ना, तो ट्रांजैक्शन में कोई खर्चा नहीं है, ऐसा कहना है। एंड नो टैक्सेस ऑल्सो, टैक्स में भी कोई सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया। The value and cost of capital of a company remain unchanged. The value and cost of capital of a company remain unchanged. ठीक है, जो अभी मैं बता रहा था, irrespective of change in the capital structure. This approach is based on further following additional assumptions. कैपिटल मार्केट क्या assumptions रखा गया है, मतलब एमएम जो सोच रहा है, एमएम अपने सोच के पीछे क्या रखा है, what is behind these assumptions, क्या है इस पर्टिकुलर अप्रोच से पीछे कौन है। ठीक है, मतलब ये डिसीजंस के पीछे क्या है। तो कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, ये सोचा जा रहा है, ये एमएम सोच रहे हैं कि assumptions ले लो कि कैपिटल मार्केट एकदम परफेक्ट है, ऑल इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल, मार्केट में कोई भी बात छुपा हुआ नहीं है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एकदम फ्रीली अवेलेबल है। एंड देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जैसे आप लोग जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, क्या सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको फ्रीली मिल जाता है सर, या कुछ चीजें फ्रीली नहीं मिलता, शायद आपको कोई स्पेशल ऐप से लेना पड़ता है या कोई ब्रोकिंग फार्म के डिटेल से लेना पड़ता है। हाँ तथा कि सब কিছু ফ্রিলি পাওয়া যায় নাকি কিছু ডেটা কিনতেও হয়, ना सर, कितनी पावर है। फ्रीते पाওয়া যায়। ओके, तो वही बता रहे कि ऑल इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल एंड देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है ऐसा तो बहुत ही कम है, तो कुछ चीजें मे बी फ्रीली। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, चीजें फ्रीली मिलता है बट हम लोगों को पता नहीं चलता। तो क्या होता है ना, जब लोग नॉलेजेबल नहीं होते, जो लोग नॉलेजेबल होते हैं वो फ्री का चीज को भी क्या कर सकता है, एक पैकेज में बंदी करके सब्सक्रिप्शन लेके आपके आपसे पैसा भी ले सकता है। ठीक है, दैट्स द डिफरेंट पार्ट। अच्छा, ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, जो भी इन्वेस्टमेंट करने आएगा सारे के सारे लॉजिकल होगा, ऐसा वास्तव में है क्या? इन प्रैक्टिकल लाइफ सारे के सारे इन्वेस्टर रैशनल लगता है आप लोगों को, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उतना नॉलेज नहीं है, इरैशनल। रैशनल माने लॉजिकल, क्या सारे के सारे इन्वेस्टर लॉजिक लगा के ही मार्केट में पैसा लगाते हैं? हाँ सर। कुछ लोग मे बी बोलूंगा सर, ठीक है, कुछ रैशनल भी देखने को मिल सकता है, दैट्स द डिफरेंट पार्ट। बट आप अप्रोच को देखो, all investors are rationals. Firms can be grouped into equivalent risk classes on the basis of their business risk. Non-existence of corporate taxes. Corporate taxes भी नहीं है, corporate taxes भी नहीं है। इन रियलिटी अगर मैं इंडिया का बात करूं, इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग बजट का भी डिटेल्स देखें तो इंडियन गवर्नमेंट जो इनकम करते हैं सर, इंडियन गवर्नमेंट का अगर अब ये 22-23 का डेटा है, ये टैक्स क्लास में मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ, आप लोग जानते हो। सबसे ये देखो सर, कॉर्पोरेट टैक्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 15% टैक्स मिलता है। रेवेन्यू जितना सरकार कमाता है उसमें से कॉर्पोरेट तभी में भी हो सकता है, बट अप्रोक्स इतना तो है एवरेज में। तो कहीं ना कहीं इंडिया में तो सर करेंटली ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। आई डोंट नो आगे कब होगा कि कंपनी बिजनेस करेगा बिना टैक्स देके। तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस based on the above assumptions, Modigliani Miller approach derived the following three propositions. क्या propositions लाया सर? मार्केट में फार्म का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ए फार्म, वेरी फेमस थ्योरेटिकल पार्ट। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फार्म इज इक्वल टू इट्स एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय द डिस्काउंट रेट अप्रोप्रिएट टू इट्स रिस्क क्लास डिसाइडेड बाय द मार्केट। मार्केट में ये कंपनी कितना किस रिस्क कैटेगरीज में आते हैं, जो मार्केट डिसाइड करते हैं
उसके ऊपर डिपेंड करके फार्म का वैल्यू निकाला जा सकता है। ये आगे जाके ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा, अभी थ्योरेटिकली थोड़ा देख लो। इसमें एक होता है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फार्म और एक होता है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फार्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड माने रिस्की और एक होता है अनलीवर्ड माने लेस रिस्की या नॉन रिस्की। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए फार्म कैसे निकलेंगे? नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये अप्रोच उस जमाने में यूज होता था 1958 के टाइम पे, जब ये थ्योरी को डेवलप किया गया था, तब ये नो टैक्स वाला अप्रोच था, विदाउट टैक्स वाला अप्रोच। इसमें मॉडिकुलरली बिजनेस का वैल्यूएशन को इस तरह से नेट ऑपरेटिंग इनकम जो करेगा उससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करके फार्म का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या बताते हैं सर साथ में? ए फार्म हैविंग डेब्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर बिजनेस में किसी बिजनेस का, किसी फार्म का कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट है, ठीक है, अ फार्म हैविंग डेब्ट, डेब्ट माने लोन, ठीक है, इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर हैज हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी देन एन अनलीवर्ड फार्म, माने जिस बिजनेस का लोन है, ठीक है, उसका इक्विटी कॉस्ट भी ज्यादा होगा, बल्कि मतलब अगर मैं कंपेयर करूं अनलीवर्ड से, माने एक्चुअली लोन रहने से वो रिस्की फार्म होते हैं, ठीक है, माने लीवर्ड होते हैं। जिसका लोन है वो रिस्की है, रिस्की माने लीवर्ड, माने एक्चुअली लोन रीपे करना मैंडेटरी है ना सर, नहीं करोगे तो बैंकरप्टेड हो जाओगे। यही बात है सर, लीवर्ड का मतलब क्या? लीवर्ड माने रिस्की, ठीक है, लेवरेज माने क्या? रिस्क। अनलीवर्ड माने नॉन रिस्की। तो रिस्क वर्ड किससे आता है? लोन से आता है। अगर मैं बोलूं कि रिस्क इक्वल्स टू लोन, द आंसर इज यस, रिस्क इक्वल्स टू लोन। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क ऑब्वियसली। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट सर फाइनेंशियल रिस्क को रिस्क क्यों कहा जाता है? सर इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई बिजनेस अपना लोन रिपे करने में फेलियर हो जाते हैं तो उसके उसके अगेंस्ट में मार्केट में बैडविल आ जाता है, उसके अगेंस्ट में बैंकरप्सी केस फाइल हो सकता है, उसके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी फाइल हो सकता है ना, यू ऑल नो दिस थिंग्स, है ना। तो क्योंकि सबसे पहले आप जितना कमाते हो सबसे पहले लोन का पेमेंट करना पड़ता है, बाद में आप अपना जो भी देख लो। तो पॉइंट इज व्हाट सर, लेकिन अगर आप देखो कि अगर इक्विटी से आप फाइनेंस करते हो ना, इक्विटी फाइनेंस में ना रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका शेयर होल्डर बना है ना, वो मालिक बना है। मालिक या तो लॉस खाएगा या तो प्रॉफिट खाएगा। अगर वो लॉस में चले जाते हैं तो वो आपसे क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, प्रेफरेंस वाले के पास फिर भी थोड़ा बहुत परमिशन है क्लेम करने का इक्विटी से पहले, लेकिन वो क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मुझे अपना पैसा रिटर्न दो, क्योंकि वो इक्विटी शेयर होल्डर बनते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली वो रिस्क वाला बात तो नहीं है, वो रिस्क वाला बात तो नहीं है। कोई आपको बैंकरप्टेड नहीं बोल सकता, लॉस मेकिंग बिजनेस बोल सकता है। बैंकरप्सी कैसे बोलेगा कि लोन नहीं चुकाया? ये बात कभी नहीं उठा सकता। तो यहाँ पर कहता है कि फार्म हैविंग डेब्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर has a higher cost of equity than an unlevered firm. The cost of equity will include risk premium for the financial risk, but cost of equity in a levered firm is determined as under। मैं ये सब फॉर्मूला आपको आगे आगे दिखाता हूँ सर, ये सब ना और थोड़ा डिटेल्स में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, रुक जाओ, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। जैसे यहाँ पर भी ऐसे दिया है, आप इसको भी यूज करोगे बाद में अगर जरूरत पड़े तो, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि केई का जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस ओवरऑल कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ डेब्ट को माइनस करके डेब्ट बाय इक्विटी से डिवाइड करके मिल सकता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बट डोंट वरी सर, ये सब रट्टा लगाने का जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ना, डोंट मगअप। ठीक है, जहां नहीं होता है मैं फालतू में आपको मगअप नहीं करने बोलूंगा। जहां जरूरत होगा एक दो केस में मे बी, बट नॉर्मली मैं फाइनेंस में तो कई बार नहीं बोलता हूँ। ठीक है, कभी कभी एग्जाम सिचुएशंस में नॉर्मली बोलता हूँ कि सर इसको थोड़ा याद कर लेना, बट मैक्सिमम मैं कभी भी नहीं बोलता कि याद कर लो। ठीक है, अच्छा, द स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल financial leverage does not affect the overall cost of capital, the cost of capital is only affected by the business risk। ठीक है, अब ये सब क्या है ये मैं आपको आगे आगे लिखाता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, तो ये मॉडिकुलर मिलर को मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, तो ये सब फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, और फिर आगे जाके मैं ना टैक्स जब रहेगा तब क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो ये टैक्स वाला अप्रोच कब आया सर? 1963 में, मतलब जब ये माना गया है कि सोसाइटी मतलब इकोनॉमी में टैक्स है। ठीक है, तब फॉर्मूला अलग हो जाएगा। अगर टैक्स रहेगा तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा, और टैक्स नहीं रहेगा तो फॉर्मूला अलग होगा। बस इतना सा फर्क है कि वैल्यूएशंस ऑफ फार्म। फिर आगे जाके आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी
तो एक काम करते हैं ना, तो लिखते हैं तो समझ में आएगा। बार बार बोल रहा हूँ सर, थोड़ा पेशेंस रखो। हेडिंग करो प्रैक्टिकल बोल के। आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्या सीखने जा रहे हो, सर कैसे पता होता? आप बोलोगे तब ना पता चलेगा। देखो, इनिशियली द MM मॉडल assumed नो टैक्सेस, है ना? इनिशियली तो वही है। इनिशियली क्यों? क्योंकि 1958 में पहले नो टैक्स वाला सिचुएशंस को ही MM ने डेवलप किया। माने उन्होंने जब अप्रोच को डेवलप किया तो उन्होंने क्या माना? उन्होंने यही एजम्पशंस लगाया कि इकोनॉमी में टैक्स नहीं है। जैसे ये रियल लाइफ में ढूंढना बड़ा मुश्किल है, इन स्पेशली इन आवर कंट्री। तो इनिशियली द MM मॉडल एज्यूम नो टैक्सेस इन सच ए सिनारियो। और अगर ऐसा ऐसा सिनारियो अगर होता है, इन सच ए सिनारियो इफ वी हैव टू फार्म्स, अगर हमारे पास दो बिजनेस है, इफ वी हैव टू फार्म्स which are identical in all respect। यानी हमारे पास दो बिजनेस है, हमारे पास मानो दो बिजनेस है, पर दोनों बिजनेस बड़ा आइडेंटिकल है इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सेम है। दैट इज सेम बिजनेस रिस्क, सेम बिजनेस रिस्क, सेम लेवल ऑफ EBIT। मैंने EBIT मैंने जानते हो ना सर, प्रॉफिट है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सेम बिजनेस रिस्क, सेम लेवल ऑफ EBIT। ठीक है, बट एक डिफरेंस है, डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें डिफर कर जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, कितना डेब्ट है कितना इक्विटी में है, ये चक्कर में थोड़ा अलग है। लेकिन अगर रिस्क वाइज देखा जाए कि इस तरह का बिजनेस में क्या रिस्क है, इस तरह के बिजनेस का प्रॉफिट एरिया देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? जैसे मैं, हाँ बोलो सर बोलो, तो कुछ कहना चाहते हैं? जैसे मानो मैं कुछ दिन पहले ना इकोनॉमिक्स क्लास में एक केस स्टडीज करा रहा था। केस स्टडीज था बेस्ड ऑन मोटर, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में मोटरसाइकिल कंपनी है बेसिकली। आप लोग भी जानते हो, इंडिया का टॉप 3 कंपनीज में से तीनों ही तीनों बड़ा फेमस है। एक है आपका हीरो, दूसरा है आपका बजाज, और तीसरा जो था वो था आइचर मोटर, मैंने एक्चुअली रॉयल एनफील्ड बनाने वाला कंपनी। तो मैं तीनों के ऊपर एक कंपैरिजन किया सर, लेकिन ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से किया था। क्योंकि लेकिन तीनों का बिजनेस रिस्क, प्रॉफिट मॉडल ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ था। स्पेशली बजाज और हीरो तो एकदम सेम काइंड में है, रॉयल एनफील्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। ठीक है, तो वहां पर मैं एक्चुअली फाइनेंशियल मैटर नहीं बोला था, वो बेसिकली इकोनॉमिक एक अप्रोच था, कंपटीशन वाइज ऑलिगोपोली मार्केट समझा रहा था। तो उसमें अगर एक ने कोई डिसीजन लिया तो उसका इफेक्ट बाकियों में कैसे पड़ता है वो समझा रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप चाहो तो देख सकते हो, ऑनलाइन में अवेलेबल होगा शायद, यूट्यूब में शायद नहीं है। देखना, इकोनॉमिक्स रिसेंटली लिया, आई थिंक लास्ट वीक लिया था। अगर हो सके तो करना वो क्लास, आपको बड़ा हेल्प होगा। जो लोग फाइनेंस या स्टॉक मार्केट का क्लास करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं हमेशा याद नहीं रह पाता, भूल जाता हूँ, बट कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड, मैं आपको अभी क्या बता रहा था, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म।
ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में VL इक्वल्स टू VU लिख रहा हूँ, ठीक है, VL इक्वल्स टू VU। और साथ में आप ये भी लिखो सर, इफ देयर आर नो टैक्सेस, इफ देयर आर नो, ठीक है, ठीक है, इफ देयर आर नो टैक्सेस। तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, इसको भी आप फॉर्मूला में डाल सकते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इनटू 1 माइनस टी सी। मैं बताता हूँ ये टी सी क्या है, या फिर 1 माइनस टैक्स भी बोल सकते हो, 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई के सी। केसी के सर पे एक स्टार लगा दो, ठीक है, केसी के सर पे एक स्टार लगा दो, माने बेसिकली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। बट ये अनलिवर्ड है, सॉरी लिवर्ड है, ठीक है, वैल्यू ऑफ लिवर्ड इक्वल्स टू अनलिवर्ड। मैं क्यों ये लिवर्ड इक्वल्स टू अनलिवर्ड बता रहा हूँ, आपको अभी समझ में आएगा। वैल्यू ऑफ लिवर्ड माने रिस्की फार्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फार्म। ये क्यों इक्वल कर रहे हो ये आपको अभी समझ आएगा, रुको। लेकिन ये बताता है सर, ये बताता है कि वैल्यू ऑफ लिवर्ड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड, जिसका फॉर्मूला है EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको मैं थोड़ा सा स्टेप 2 में लेके चलता हूँ। ये जो था मेरा, ये कितना, कौन सा स्टेप था, ये स्टेप 1 था। डोंट वरी, अभी स्टेप 1 हुआ ना, अब स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, फिर देखना आपको समझ में आएगा, मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा। लेकिन जब तक आप ये सब स्टेप नहीं लिखोगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेटर इंट्रोड्यूस टैक्सेस, ये सब मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा बता भी दिया था अभी अभी। लेटर इंट्रोड्यूस टैक्सेस, ने बाद में देखा कि नहीं भाई, ऐसा इकोनॉमी रियल लाइफ में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। शायद गैलीलियो गैलीली का अगर दूरबीन भी निकाले, ठीक है, वो बाइनाकुलर, तो भी शायद दूर दूर तक नहीं दिख पाएगा। तो लेटर इंट्रोड्यूस टैक्सेस इन हिज फ्रेमवर्क। We know that interest expense is tax deductible. We know that interest expense is tax deductible and generates tax savings, है ना। अगर बिजनेस में लोन होता है ना, और लोन का इंटरेस्ट होता है ना, तो टैक्स बचता है। ये बात आप लोगों को मैंने फाइनेंस के क्लास में शायद बहुत बार बोला होगा। अगर आपका बिजनेस में लोन चल रहा है और आप लोन का इंटरेस्ट पे करते हो, तो आपका टैक्स बचता है, यस और नो, बचता है कि नहीं बचता है, मतलब सेव होता है कि नहीं होता है, बोलो, अगर है ना। अगर बिजनेस है तो बोल, স্যার বেসিক্যালি লোন ছাড়া তো বিজনেস দাঁড়ও করানো চাপ হয়ে যায় না। সব মাসে হিউজ তো ক্যাপিটাল থাকে না বড় বড় বিজনেস। अब वो बात तो है, ह्यूज कैपिटल सबके पास होता भी नहीं है, लेकिन मानो कि স্যার कोई আজকে बोलेगा একটা नहीं। बोल। আজকে স্যার ব্যাংকে গেছিলাম একটা কাজে, তো স্যার ব্যাংকে গিয়েও দেখলাম একজন এসছে যে অ্যাকাউন্টে মানে লোন নেবে, বিজনেস লোন। নর্মালি স্যার গ্রোসারি শপ খুলছে তাতে বলছে লোন দিচ্ছে না। এটা নর্মালি মানে চালাচ্ছে, গ্রোসারি শপ চালাচ্ছে, তার আছে, আর কিন্তু লোন নিয়ে কিন্তু মিডিলে এসে বলছে আরো লোন নেবো। এদেরকে বলছে, আমি কথাটা বুঝতে পারছি না। মানে স্যার একজন এসেছিল বিজনেস লোন নিতে, হ্যাঁ, তো তার গ্রোসারি শপের বিজনেস আছে, কিন্তু এত বছর মানে তাকে জিজ্ঞেস করছে যে আমি বিজনেস লোন নিচ্ছি কেন বা কি কারণে ফর্ম ফিল আপ করছে, তাই জন্য তখন বললো যে না আমি এতদিন ধরে নিই না, আমার এখন একটু নেবো দরকার আছে ট্যাক্সের জন্য, এই আচ্ছা। জন্য।
আচ্ছা, মানে মানে ব্যাপারটা কেন বললি, মানে গ্রসারি বিজনেসের জন্য লোন নিতে এসছে, এতদিন নেয়নি, এবারে নিতে Grocery এসছে। business হ্যাঁ, এখন স্যার আমি মানে শুনলাম উনি বলছে যে এখন নিচ্ছেন, মানে আপনাকে ফিনান্সিয়াল কিছু ব্যাপার আছে, যখন জিজ্ঞেস করলো হুম লোকটা, হুম হুম। মানে ব্যাংকের ইয়েটা, তখন বললো যে না আমি একটু ট্যাক্সের জন্য একটু প্রবলেম আছে ওই জন্য নিচ্ছি। মানে তখন বুঝলাম যে আমার কাছে ট্যাক্স সেভিংসের জন্যই করতে চাইছে লোনটা, দেখা হবে বলে। তাই হবে মেবি তাহলে। হতেই পারে, হতেই পারে। হিউজ হিউজ হয়ে গেছে ক্যাপিটাল ওই জন্য। আচ্ছা, মানে বেসিক্যালি লোন নিয়ে ট্যাক্সটাকে কম করতে চাইছে, তাই তো? হ্যাঁ মানে স্যার মানে আমি যা বুঝলাম যে তার মানে ওনার ইয়ারলি মানে ট্রানজাকশন বেশি হয়ে যাচ্ছে বা কিছু হচ্ছে, ওই আচ্ছা, ট্যাক্সটা সেভিংস করার জন্য লোন দেখিয়ে দিচ্ছে আবার। বুঝলাম। মানে ট্যাক্সের অ্যামাউন্ট বেশি হচ্ছে, ট্রানজাকশন বেশি হচ্ছে, লোন থাকলে সেটা দিয়ে ওই জায়গাটাকে বন্ধ করা যাবে। চলো, अगर হ্যাঁ एरिया अगर, এই যে স্যার এরকমই প্রসেস, মানে ইন্টারেস্ট हाँ हाँ हाँ, মাইনাস হবে। एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे मैं आप देखो ना सर, ये देखो जैसे रिलायंस का मैंने आपके सामने फाइनेंशियल एक छोटा सा स्ट्रक्चर रखा। इसमें अगर आप देखोगे तो आपका रेवेन्यू स्ट्रक्चर है यहाँ पर, है ना। रेवेन्यू से आप क्या करते हो, आपके बिजनेस में जो भी खर्चा है, जैसे रिलायंस का यहाँ पर और भी खर्चा होता है, बट यहाँ पर मेनली एम्प्लॉय कॉस्ट सबसे ज्यादा दिखाया गया है। बाकी खर्चा यहाँ पर डिटेल्स अवेलेबल, पुराना डेटा है बट रिसेंट डेटा नहीं है। तो बाकी खर्चा माइनस करने के बाद आपको क्या मिलता है, ईबीआई टीडीएम मिलता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डेप्रिसिएशन এটা अमोर्टाइजेशन माइनस কোয়ার্টারলি আছে करना है। বলে মনে हाँ बोल। এটাতে কোয়ার্টারলি আছে বলে মানে পুরোটা শো করছে না মেবি। हाँ, मैंने এটা एखोनो ইয়ারলি अपडेट अपडेट হয়নি। हाँ, अपडेट হয়নি। अब आगे देख सर, ये पीबीआईटी आ गया है ना, मैंने ईबीआईटी आ गया। अब ईबीआईटी मैंने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से बिजनेस को सबसे पहले इंटरेस्ट पे करना है। अब ये इंटरेस्ट किस चीज का है, ऑब्वियसली लोन का है ना। तो जैसे रिलायंस का देखो तो रिलायंस ने लास्ट ईयर 14,000 करोड़ का लोन का इंटरेस्ट दिया था, इस साल और ज्यादा, करीब 19-20 हजार का लोन का इंटरेस्ट 2022-23 में दिया है। सो कहीं ना कहीं जैसे इंटरेस्ट हाई हुआ है, ऑब्वियस बात है कि सर प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, है ना। इंटरेस्ट एक का हाई होता है, प्रॉफिट कम होगा, इनकम कम होगा तो सरकार का टैक्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये पीबीटी और इनकम के बीच में कौन है, टैक्स है ना। तो अगर मानो कि आपका ये इंटरेस्ट एरिया ना होता, हेलो, अगर मानो कि ये इंटरेस्ट एरिया ना होता तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता। और एक बात की, अगर इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि आपका लोन है, तो आपको कैपिटल में भी दिक्कत हो सकता था। लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट क्या करता है, आपको टैक्स शील्ड जनरेट करता है। जस्ट फील दैट कि आपका प्रॉफिट है 1,14,372 करोड़, ये रिलायंस का बात कर रहा हूँ। इसमें से रिलायंस 19,000 करोड़ इंटरेस्ट को माइनस कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट हो रहा है 94 करोड़। तो अगर 1,14,000 करोड़ का टैक्स और 94,000 करोड़ का टैक्स, तो नो डाउट टैक्स कम हुआ है ना। लेकिन इवन आप हिसाब करके भी देख सकते हो कि कितना है, 30% लगा के। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर आपके बिजनेस पे इंटरेस्ट है तो टैक्स शील्ड जनरेट होता है। समझ में आया ना? हेलो, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? তথা রাহুলের আওয়াজ পাচ্ছি না, রাহুল কি ক্লাসে আছে? হ্যাঁ স্যার। ओके ओके। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट স্যার कॉन्सेप्ट है सर। 30% দেয়নি মনে হয়, हाँ बोल। 30% দেয়নি sir। 30%? হয়নি মানে ট্যাক্সের 30% না স্যার। 30% এর কম দেখাচ্ছে, ওটা কিছু অন্য হিসাব আছে, এটা জাস্ট আমি একটা মানে ইয়ে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। মানে এখানে আরো অনেক কিছু ডিডাকশন ফিডাকশন থাকতে পারে, এগুলো তোরা অ্যানুয়াল রিপোর্ট চেক করলে বুঝতে পারবি। এটা এটা এগুলো হচ্ছে এক্সট্রাক্টেড, ঠিক আছে, জাস্ট একটা ওভারভিউ। যদি डिटेल्स देखते হয়, अगर डिटेल्स देखना है तो एनुअल रिपोर्ट जाके चेक करो, उसमें कितना टैक्स अमाउंट है, क्या परसेंटेज दिया है, पता लग जाएगा। विजिट एनुअल रिपोर्ट, তাও ठीक है। ওটাই sir, একটু একটু কম বেশি হচ্ছে কেন। थोड़ा बहुत जो भी तुमको चेंजेस देख रहे हैं ना, उसका डिटेल्स देखना है तो एनुअल रिपोर्ट में जाओ, उसके अंदर तुमको ये मिलेगा, मतलब जो पीएल बैलेंस शीट का डेटा है, उसके नीचे तुमको हर डेटा के ना नोट्स मिलेगा, नोट्स टू अकाउंट्स मिलेगा। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जाओ, तुमको सारा चीज पता लगेगा कि भाई कहाँ क्या कैलकुलेशन हुआ है और क्या उसका हिसाब लगा है। विल गेट देयर।
ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ना एनुअल रिपोर्ट पढ़ाना नहीं सिखा रहा हूँ, उसके लिए तो फंडामेंटल एनालिसिस क्लास करेंगे, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट रीड कैसे करना है, उसके ऊपर बेस करके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। जब आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ोगे स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप उसमें स्पेशलाइज हो जाओगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको कोर फाइनेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एज ए फाइनेंस मैनेजर आप कंपनी को कैसे एनालिसिस कर सकते हो, जिसके लिए आपको थोड़ा डिटेल्स में ही पढ़ाई करना पड़ रहा है। तो एमएम ने जो सर बाद में क्या इंट्रोड्यूस किया, टैक्सेस। वी नो दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस इज टैक्स डिडक्टेबल एंड जनरेट टैक्स सेविंग्स, हमें ये बात पता है ना। वी नो दैट कि ये टैक्स सेविंग्स करते हैं। तो एज्यूमिंग दैट डेब्ट इज परपेचुअल, यहाँ पर एमएम क्या और सोच रहे हैं, देखो एमएम सोच रहा है कि डेब्ट परपेचुअल है। परपेचुअल माने जो चलता रहता है, जो बंद नहीं होगा, परपेचुअल, ठीक है। परपिचुइटी से आया है सर। तो परपेचुअल माने जो चलता रहेगा, ये भी रियल लाइफ में नॉट ऑलवेज पॉसिबल, बट फिर भी एजम्पशन है ना, एजम्पशन है, कोई बात नहीं सर, लेके चले। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ the present value of the perpetual interest tax shield, ITS, फुल फॉर्म है इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड माने, शील्ड माने क्या होता है, शील्ड माने ढाल, है ना, ढाल, ढाल माने जो, जैसे कछुआ का क्या है, शील्ड है ना उसका एक तो टैक्स को बचाता है कौन, इंटरेस्ट, इसलिए उसको इंटरेस्ट टैक्स शील्ड कहते हैं। The debt is perpetual. The present value of perpetual ITS, when interest tax shield, is known as tax advantage of debt. टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, ठीक है। याद रखे सर, आगे आपको मैं बताता हूं फॉर्मूला जो जनरेट यहां से होता है। फॉर्मूला फॉर टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट depends upon एक है सिचुएशन 1, देयर इज नो पर्सनल टैक्स, नो पर्सनल टैक्स मैंने इनकम टैक्स कोई जगह नहीं है, देयर इज नो पर्सनल टैक्स, ओनली हैव कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, ओनली हैव कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स नहीं देना है, सिर्फ कंपनी रिलेटेड टैक्स देना है। कॉर्पोरेट टैक्स को यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे टीसी, ठीक है, ओनली हैव कॉर्पोरेट टैक्स। ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला में लिखा ना, टी नीचे सी, वो माने कॉर्पोरेट टैक्स के लिए बोला गया, पर्सनल टैक्स के लिए नहीं। टी नीचे सफिक्स में जो सी था, उसका मतलब है कॉर्पोरेट टैक्स। একটু আগের পেজটা দেখাবেন? हाँ ले, এটা তো এটাতে স্যার। आगे लिखना सर, इफ डेब्ट अमाउंट इज डी, अगर डेब्ट अमाउंट डी होता है एंड इंटरेस्ट रेट इज आर, असम्पशन कर रहा हूं सर, डेब्ट को डी से डिनोट किया जा रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से डिनोट किया जा रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस इज आर डी, है ना, मैंने डेब्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का फॉर्मूला बनेगा, आईटीएस मान इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स इंटू आरडी, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स इंटू आरडी। टैक्स एडवांटेज
of debt equals to present value of perpetual interest tax shield. Present value of perpetual interest tax shield, ITS. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, TC बने कॉर्पोरेट टैक्स इंटू RD, ठीक है, इंटू RD डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, यानी टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल इंटरेस्ट टैक्स शीट, ठीक है, जिसको R से डिनोट किया गया। सो TCRD बाई R, ठीक है, तो RR यहाँ पर क्या होता है, चला जाता है दोनों साइड से, तो अल्टीमेटली बचता है कॉर्पोरेट टैक्स इनटू डेब्ट। डोंट वरी, ये सब फॉर्मूला जनरेशन कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अभी मतलब एग्जांपल दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्या हुआ है। और एक चीज लिखना सर, सिचुएशन 2 के अंदर ही कॉर्पोरेट, नहीं सॉरी, हाँ सिचुएशन 2, 1 तो चला गया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इक्वल्स टू TC पर्सनल टैक्स रेट ऑन इक्विटी इनकम इक्वल्स टू TPS, ठीक है, एंड पर्सनल टैक्स रेट ऑन डेब्ट इनकम কিছু পরে কি লিখেছে? TPS पर्सनल इक्विटी जन না স্যার, এই ইকুইটি পরে কি লিখেছে? इनकम ফিজিক্যাল টু इक्विटी इनकम इक्वल्स टू TPS पर्सनल टैक्स रेट ऑन डेब्ट इनकम इक्वल्स टू TPD। ओके, अब मैं ये सब क्यों लिखाया अभी आपको समझ में आएगा। एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, तो चलो करते हैं। लिख लिया सर? लिखे नहीं जिसको? है सर। In the case of tax advantage of debt equals to 1 minus, okay, 1 minus TPS। आपको फॉर्मूला जनरेशन में ज्यादा नहीं ध्यान नहीं देना है सर, इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बस मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ 1 माइनस TPS डिवाइडेड बाई 1 माइनस TPD, ठीक है, इनटू डेब्ट, ठीक है, इनटू डेब्ट। अब इसको ना तोड़ फोड़ के क्या आता है देखो, इसको सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, 1 माइनस TPS इंटू 1 माइनस TC होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस TPD होल ब्रैकेट इंटू D। इसको और सिंप्लीफाई करने से अल्टीमेटली जो आता है सर, दैट इज 1 माइनस TPD, इसको अगर आप इंटू कर लेते हो तो आपका बचता है -1 प्लस TPS, ठीक है, -1 प्लस TPS, इसको भी बड़ा ब्रैकेट के अंदर रखो, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस TPD। करके देखना, अलजेब्रा है बेसिकली, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बचपन वाला चीजें हैं। इंटू D, हाँ, और फिर इसको लास्टली जो आता है दैट इज TPS माइनस TPD होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस TPD इंटू D। अब आप लोगों के मन में चल रहा है सर ये क्या हुआ, इतना सारा फॉर्मूला आसमान से टपका और खजूर पे लटका। ठीक है, ठीक है, लटकने दो, जस्ट फॉर्मूला लिखाया मैंने, यूज दिखा दूंगा आगे आगे।
लेकिन पहले आप लिख लिया कि नहीं इतना बताओ मुझे। लिखे चीज तो सबाई হ্যাঁ স্যার। কমপ্লিট। রাহুল লেখা হয়েছে? মাঝে মাঝে রাহুলকে পাচ্ছি না, ঠিক আছে। चलो एक एग्जाम्पल लिखो, मतलब आपको अभी समझ में आएगा कि इतने सारे चीजों के पीछे का क्या कारण है। एक्स लिमिटेड, ठीक है, ऑपरेट्स इन द सीमेंट इंडस्ट्री, ऑपरेट्स इन द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट मार्केट में सीमेंट इंडस्ट्री का नाम बता सोमपर। अंबुजा। और अंबुजा। और अंबुजा भी कौन ओन, किसने ओन किया? अंबुजा को रिसेंटली किसने ओन कर लिया? आगामी पे एसीसी। अंबुजा एज वेल एज और एक कंपनी है एसीसी भी आ गया ना अदानी के अंडर पे। अल्ट्राटेक शायद अलग है, अल्ट्राटेक अलग से है। एसीसीর সাথে হয়েছে তোমার আগামী। বল দেখি একটা বললো। ওই এসিসির সাথে আগামীর সাথে মানে আগামী তো अंबुजा নেওয়ার পরে एसीसी सीमेंटेর साথেই তো হয়েছে। तो एक्स लिमिटेड ऑपरेट्स इन दी सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। अब सीमेंट में बहुत सारे कंपनी है, आप लोगों को पता है, आप ऑनलाइन में और रिसर्च करो। द अपॉर्चुनिटी, 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 हाँ, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, दैट इज केसी फॉर एन अनलीवर्ड फार्म। अनलीवर्ड फार्म माने जिसका लोन नहीं होगा, ठीक है, दैट इज केसी फॉर ए अनलीवर्ड फार्म। तो इसका क्या बोले सर? दैट इज केसी फॉर एन अनलिमिटेड फार्म। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एन अनलिवर्ड फार्म, माने लो रिस्की या लेस रिस्की या नो रिस्की फार्म, ठीक है, बेसिकली नो रिस्की। फॉर सीमेंट इंडस्ट्री इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, फॉर सीमेंट इंडस्ट्री इज 20%। X Limited has an EBIT of ₹40 लाख, ठीक है, 40 लाख, ठीक है। एक्स लिमिटेड का EBIT है 40 लाख। EBIT माने आप लोग जानते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक्स लिमिटेड has debt amounting to 100 lakh at 10%, at 10%, ठीक है। डेब्ट है 100 लाख का 10%, ये एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है? एक्स लिमिटेड ऑपरेट्स इन सीमेंट इंडस्ट्री, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री इज 20%। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर है वही अनलिवर्ड फार्म का केसी है, तो केसी फॉर एन अनलिवर्ड फार्म, जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता रहा है। X Limited has an EBIT of 40 lakh, X Limited has a debt amounting to 100 lakh, 10% के रेट में। और यहाँ पर ना पर्सनल टैक्स नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स है ना, कॉर्पोरेट टैक्स है 30%, जो नॉर्मली स्टैंडर्ड रेट होता है 30%। नाउ क्वेश्चन क्या है सर? यूजिंग MM model, using MM model and answer the following. तो चलो देखते हैं क्या क्या सवाल आपके सामने रखा गया है, क्या क्या सवाल आपके सामने रखा गया है। क्वेश्चन 1,
what would be, what would have been the role, नहीं, what would have been the value, ठीक है, the value of X Limited, कंपनी का वैल्यूएशन कैलकुलेट करना, व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ X Limited, तो ये वैल्यूएशन कैलकुलेशन हो रहा है थ्रू MM अप्रोच. if it was unlevered. Question number 2, find the tax advantage of debt. Find the tax advantage of debt. ठीक है, आपको ये फाइंड करने बोल रहे हैं कि आप टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट क्या है वो बताओ. फाइंड द टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट. क्वेश्चन नंबर 3, hence find out the value of X Limited. Question number 4, find out the value of X Limited's equity. Question number 5, find out X Limited KC and KE, and cost of capital and cost of equity. ठीक है, बड़ा जमदार क्वेश्चन है सर, है ना, बड़ा दमदार क्वेश्चन है, जमा हुआ क्वेश्चन. आपको कंपनी का डिटेल्स कुछ दिया है और आपको कुछ सवाल भी कर लिया है, कुछ नहीं, अच्छा खासा सवाल कर लिया है. सो डोंट वरी सर, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर एक सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा. ठीक है, तो क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा. पहले मुझे बताओ क्वेश्चन लिख लिया कि नहीं, लिखे नहीं है सवाई? अरे सवाई क्वेश्चन लिखे नहीं है तो है सर. चलो ट्राई करो सर. सबसे पहले जो सवाल किया गया था दैट इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द X Limited इफ इट वाज अनलिवर्ड. तो आपको इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ एन अनलिवर्ड फार्म. ठीक है, अनलिवर्ड फार्म माने अगर अनलिवर्ड माने जिस बिजनेस में डेब्ट नहीं है, ऐसा सिचुएशंस को बोलते हैं ना. बिजनेस में अगर लोन नहीं है तो आप बोल सकते हो कि इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है, तो आप अनलिवर्ड हो. तो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फार्म का फॉर्मूला क्या है, क्या मैंने लिखाया था आपको? वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फार्म का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, बोलो सर. EBIT इंटू 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्स. हेलो, दिखाई दे रहा है सर? होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल माने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, होल डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो बेसिकली ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये केसी स्टार में क्यों लगा हुआ है, जिसे हम लोग यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल रहे हैं, लेकिन केसी स्टार का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, मैंने अगर ये अनलिवर्ड है तो अनलिवर्ड के केस में वही केसी हो जाएगा. ठीक है, लेकिन नॉर्मल बिजनेस जो रिस्की है उसके केस में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा. ठीक है सर, फॉर्मूला क्लियर है? अब चलो पुट करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, पुट करते हैं तो और क्लैरिटी आएगा. तो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड इक्वल्स टू EBIT माइनस सॉरी इनटू 1 माइनस, ठीक से कर, कॉर्पोरेट टैक्स
होल डिवाइडेड बाई केसी स्टार। स्टार माने एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट को केसी स्टार से डिनोट किया गया है। प्लीज टेल मी हमारा ईबीआईटी कितना है? 40 लाख है कि नहीं? 1 माइनस टैक्स करोगे तो कितना होगा? टैक्स रेट इज 30%। सो अगर हम लोग यहाँ पर 1 माइनस टैक्स 30% है, 0.3 करें तो 70% आता है। और केसी कितना है? केसी इज 20%, माने 0.2 तो क्या हो जाएगा? 40 लाख इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 0.2। बताओ कितना हो रहा है? हाँ तो था संपद, राहुल, बोलो कितना आया? कत एसছে रे বল। 140 लाख हवा था। हाँ बोल। 140 lakh 140 लाख संपद এসছে। हाँ सर। রাহুলের এসছে, রাহুলের। হ্যাঁ স্যার। তো এটা কি হয়ে গেল? রিস্ক লেস ফার্মের ভ্যালুয়েশনস। এখানে কোনো ইন্টারেস্ট নেই কিন্তু, है ना, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है এখানে। যদি এটা আনলিভার্ড হতো তাহলে এটার ভ্যালুয়েশন এটা হতো। आगे आगे देखो सर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आ जाएगा सर, सारा चीज समझ में आ जाएगा। इतना देर से जो आप लोगों को लग रहा था ना आसमान से टपके और खजूर पे लटके, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग नाउ। टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट। सर टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला याद करो सर, टीसीडी याद है? कॉर्पोरेट टैक्स इनटू डिवेंचर, टीसीडी। तो मुझे बताओ सर टीसीडी कितना है? कॉर्पोरेट टैक्स इज 30% और डेब्ट कितना है? हेलो सर 30% इंटू 100 लाख 100 लाख। वेरी गुड सर। तो आपका टोटल डेब्ट है, मैंने लोन है 100 लाख, ठीक है? आपका टोटल लोन है 100 लाख का, 100 लाख का। आपका टैक्स अमाउंट है 30%, तो कितना एडवांटेज हो जाएगा आपको? कितना टैक्स बचाओगे आप? तो 30 बचा मैंने 70 हो गए 70 लाख 30 लाख ना, 130%। মানে এখান থেকে 30 লাখ হচ্ছে মাইনাস করে বললাম 70 টাকা। ঠিক আছে, তো ট্যাক্স তো এতটা চলে যাবে। তো ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ অফ ডেব্ট, তো ডেব্টের জন্য তো ডিবেঞ্চার আছে তোর 100 লাখের, ট্যাক্স আছে 30%। তো 100 লাখের ডিবেঞ্চারের জন্য ট্যাক্স দিতে হবে 30%, যেটা তো 30 লাখের একটা ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ অফ ডেব্ট আসবে, হ্যাঁ না? মানে বিজনেসে বিজনেসে যদি আমার 100 লাখের ডিবেঞ্চার থাকে আর আমার ট্যাক্স অ্যামাউন্ট যদি 30% হয়, তাহলে আমি टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट कत पाबो? दैट इज 30 लाख। इसको टीसीडी कहेंगे हम। क्या कहेंगे? टीसीडी, जो ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा के रखा। नाउ कम्स द थर्ड आंसर, ठीक है? थर्ड आंसर, वैल्यू ऑफ लीवर्ड, वीएल, लीवर्ड रिस्की फार्म। तो रिस्की फार्म का फॉर्मूला क्या है? जो अनलिवर्ड फार्म है उसका वैल्यू भी लेना है प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट, ठीक है? प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट। समझ रहे हो सर? एक रिस्की बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि रिस्की बिजनेस के पास, जो नॉन रिस्की बिजनेस है, मतलब जिसका मार्केट में कोई लोन नहीं है, उसका वैल्यूएशन है 140 लाख का, और टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट जो आपको मिला है 30 लाख का, ये रिस्की बिजनेस का वैल्यूएशन होगा ऑब्वियसली ना। जो लो रिस्क, जिसका कोई रिस्क नहीं था, वो 140 लाख का वैल्यू लेके बैठा था, लेकिन जिसके पास लोन है वो लोन का बेनिफिट ले रहा है ना, टैक्स में बेनिफिट ले रहा है, तो उसका 30 लाख का बेनिफिट ऐड हो जाएगा, तो वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 170 लाख का। जरा सोचो, जरा सोचो सर। 4
चौथा क्वेश्चन पूछा था वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी कैसे निकालोगे? टोटल फार्म का वैल्यू बताओ। फार्म का वैल्यू कितना है, माने सीमेंट बिजनेस का वैल्यूएशन कितना आया? रिस्की वाला रे बाबा, सर 140। ओए रिस्की वाला, लिवर्ड लिवर्ड। ओ सर से 170। 170। वैल्यू ऑफ फार्म माइनस वैल्यू ऑफ डेब्ट, थोड़ा दिमाग लगाओ। टोटल वैल्यू ऑफ द फार्म माइनस वैल्यू ऑफ डेब्ट, तो टोटल वैल्यू ऑफ द फार्म कितना है? 170। डेब्ट कितना है तुम्हारे पास? 100 लाख का, तो इक्विटी कितना हो जाएगा? क्लियर है सर? বোঝা গেছে কি যায়নি? अरे बोलो सर हाँ या ना। কি বোঝা গেল না নাকি? চুপ क्यों हो? अरे चुप क्यों हो गए, बोलो। বোঝা গেল না 70 লাখ কি করে এলো? হ্যাঁ স্যার 100 লাখের ডেপ্ট আছে, টোটাল বিজনেসের ভ্যালু 170 লাখ, তাহলে বাকিটা কি? বাকিটা ইকুইটি। इक्विटी। इक्विटी। फिफ्थ क्वेश्चन, केसी एंड केई चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड স্যার कॉस्ट ऑफ বলছি इक्विटी। यस, ভ্যালুটা লিভারটা নিলেন না আনলিভারটা নিলেন? লিভার্ড লিভার্ড 170 লাখ নিলাম তো। আনলিভার্ডে তো ডেপ্ট দিতে পারবো না না। স্যার ঠিক আছে। আনলিভার্ড হলে তো ডেপ্ট দিতে পারবো না, लिवर्ड। अच्छा, अब क्या चाहिए सर? अब चाहिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ लिवर्ड का फॉर्मूला क्या है? लिवर्ड का फॉर्मूला बताओ। EBIT इंटू 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्स डिवाइडेड बाई केसी, नॉट केसी स्टार। सर फर्क समझो, केसी स्टार माने अनलिवर्ड बिजनेस का केसी, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन केसी नॉर्मल केसी माने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो रिस्की बिजनेस होते हैं उसका। रिस्की माने जिसका लोन है, इसका इंटरेस्ट है। तो दिस इज द फॉर्मूला, अगेन सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा एप्लीकेशंस बदल जाते हैं। क्या होगा इसमें, क्या पुट करोगे? EBIT यू नो सर 40 लाख, क्वेश्चन में बताया आपको। 1 माइनस टैक्स इज 30%, केसी कितना है वही तो ढूंढना है सर। केसी वी डोंट नो, केसी नहीं पता, लेकिन लिवर्ड का वैल्यू तो पता है। हेलो, लिवर्ड का वैल्यू तो पता है। इस इक्वेशंस में, ये जो इक्वेशंस है इसमें आप लिखो ना, और 170 इक्वल्स टू, मैंने लिवर्ड का जो फॉर्मूला है, तो लिवर्ड के फॉर्मूला में लिवर्ड पता है आपको, बेसिक मैथ्स है। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ लिवर्ड then just prove this, 170 equals to the formula of value of livered, and now find the KC, cross multiplications, 170 into cost of capital equals to 40 into 0.7, माने इधर क्या हो जाएगा 40 लाख into 0.7, 1 minus 0.3 माने 28 हो जाएगा सर, 28। तो 170 into KC equals to 28 और KC equals to 28 by 170 इक्वल्स टू, पॉइंट में आएगा, देखो पॉइंट में आएगा, और जो भी आएगा उसको इंटू 100 कर दो। 0.60। 16 को उसको इंटू 100 करो, 16.47। बस दिस इज द केसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
माने ये जो ओवरऑल मार्केट से जो कैपिटल कंपनी ने रेज किया ना, उसके पीछे कंपनी का इतना सूद पड़ जाता है, सूद खर्चा है इसका। মানে মার্কেট থেকে 100 টাকা তুললে সেটা ইকুইটি দিয়ে তুলুক বা ডিবেঞ্চার দিয়ে তুলুক, কোম্পানির 16 টাকা 47 পয়সা খরচা আছে। পাতি বাংলায় বললাম, একটা কোম্পানি মার্কেট থেকে 100 টাকা ইকুইটি তুলছে বা 100 টাকা ডিবেঞ্চার তুলছে, তাহলে কোম্পানির মার্কেটে খরচা কত? কস্ট অফ ক্যাপিটাল মানে কোম্পানির ক্যাপিটাল তোলার খরচা। সিম্পল, যারা বাংলায় বুঝতে সুবিধা মনে করে তাদেরকে বাংলাতেই বললাম। कि मार्केट থেকে নিজের ক্যাপিটাল রেজ করার খরচা, मार्केट से अपना कैपिटल रेज करने का खर्चा है। बोल बोल। যাদের স্যার ইকুইটি ভ্যালু ধরুন মানে শেয়ার ভ্যালু 500 টাকা, তো তাদের তো হলো তো 16% মানে যদি আমি বলি তো সেটা 100 টাকা 16%, তাহলে তো 500 ইনটু 60% হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে বাড়ছে তো। এটা কস্ট অফ ক্যাপিটাল, এখানে ইকুইটিও আছে ডেপ্টও আছে। এখানে কনসেপ্ট হচ্ছে এটা কি কোম্পানি মার্কেট থেকে যেটা কামাবে, ঠিক আছে, সেখান থেকে কোম্পানিকে এই টাকাটা ব্যাংকে বা ইকুইটি শেয়ার হোল্ডারদেরকে ওভারঅল দিয়ে দিতে হবে। টোটাল কস্টের এটা এভারেজে, এটা এভারেজে আছে। এবারে ইন্ডিভিজুয়ালি কস্ট অফ ক্যাপিটালে ডিবেঞ্চার আর ইকুইটি, এবারে ইকুইটিটাও বলে দিচ্ছি আমি, ইকুইটি কত পাবে সেটাও দেখে নিচ্ছি। দেখ এটা ওভারঅল एवरेज। हाँ, वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, मैंने एक्चुअली कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय के ई। ओके, के ई माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, आप लोगों ने ऑलरेडी वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर चुके हो, कितना बोलो ना? $70 लाख ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी 70 लाख। अरे हाँ या ना, ये देखो पॉइंट नंबर 4। ताले चुप है। अब क्या करना है, जस्ट पैट का जो फॉर्मूला है ना, पैट कैसे डेवलप होता है, ईबीआईटी से ये लेवरेज का पूरा यूज हो रहा है। ईबीआईटी से क्या पहले क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट दो, फिर वहां से टैक्स भी पे कर दो। पैट 21, पैट 21, वेरी गुड सर। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स होल डिवाइडेड बाय केई। वेरी गुड था वेरी। 70 इक्वल्स टू और करके इक्वेशन को प्रूव करो। ईबीआईटी वी नो दैट 40 लाख माइनस इंटरेस्ट इज 10 लाख। 100 का 10% था, देखना इंटरेस्ट कहां से मिला, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है, ये देखो 100 लाख का 10% इंटरेस्ट है, तो 100 लाख का 10% कितना होता है, 10 होता है। सो जस्ट पुट इट हियर, 1 माइनस टैक्स 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई के ई। हाँ, और एक काम करते हैं, के ई को इधर लेके आ जाते हैं। के ई इक्वल्स टू क्या करेंगे, 40 माइनस 10 कितना है, 30। 30 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा, 7×21 21 लाख डिवाइडेड बाई 21 लाख डिवाइडेड बाई 70 है ना, কত হচ্ছে তাহলে, 0.3 माने इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में 30% ना। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। माने कंपनी जो मार्केट से शेयर से पैसा रेज किया ना, उसके लिए जिन लोगों ने कंपनी को शेयर में पैसा दिया, कंपनी उनको 30% पे करता है। माने एवरी 100 रुपीज के पीछे 30%, माने 30 रुपीज। जितना कंपनी ने मार्केट से पैसा रेज किया, जो इक्विटी रेज किया, उसके बदले कंपनी एवरी इक्विटी शेयर होल्डर को हर 100 पैसे के लिए, 100 रुपीज के लिए 30 रुपीज पे करता है, उसका कॉस्ट है मार्केट से कैपिटल उठाने का खर्चा। डिबेंचर के पीछे 100 लाख उठाने के पीछे 10 टका खर्चा करता है, सॉरी 10%,
यानी एवरी 100 रुपीज में 10 रुपीज इन डिवेंचर। इन केस ऑफ इक्विटी एवरी 100 रुपीज में 30। ऑब्वियस बात है सर, इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा लोन से ज्यादा मांगेगा, बट उनका क्या है ना, फिक्स नहीं है। अगर आप डिवेंचर वाले को पेमेंट नहीं करोगे तो डिवेंचर वाले सीधा कोर्ट में जाएगा। इक्विटी वाले का नॉर्मल कोई राइट नहीं है, यानी अगर आपका बिजनेस लॉस में है तो इक्विटी वाले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोन वाले जा सकता है। वो बैंक में, वो कोर्ट में चला जाएगा कि भाई इस कंपनी ने हमसे लोन लिया था लेकिन हमारा पैसा नहीं दे रहा। लेकिन इक्विटी वाले के पास ये सब राइट नहीं है। एक ही अगर बिजनेस आपको धोखा दे रहा है, प्रॉफिट कर रहे हैं फिर भी आपको नहीं पे कर रहे, तब अलग बात। बट अगर बिजनेस लॉस में है, बिजनेस कमा नहीं पा रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के पास कोई मौका नहीं है। नॉर्मली जो पब्लिक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो इक्विटी होते हैं, है ना। कोई प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीदते हैं इक्विटी वाले। इक्विटी वाले इसीलिए ज्यादा रिटर्न मांगते हैं क्योंकि उसको रिस्क बहुत है ना। कंपनी अगर उनको देगा भी नहीं तो उसको बहुत हाई रिस्क है, तो हाई रिस्क के लिए एक्स्ट्रा तो वो चार्ज करेगा। लेकिन बैंक वाले जो जो लोन देते हैं, जो डिवेंचर देते हैं कंपनी को, इनका रिस्क कम है। क्यों? इनका रिस्क इसलिए कम है, कंपनी के लिए रिस्क है लेकिन जो देता है उनके लिए रिस्क कम है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिलता है, मॉर्गेज मिलता है, फाइनेंशियल रूल्स में सुविधा मिलता है, क्योंकि सबसे पहले लोन वाले का पैसा दिया जाता है। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ओपन करके देख लो सर, मैं बार बार दिखाता रहता हूँ कि कंपनी जो भी अपना पहला पहला प्रॉफिट करता है ना, सबसे पहले इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तुझे तो सिर्फ मेरा हक है, ठीक है, मैंने इंटरेस्ट का सबसे पहले प्रॉफिट का हक है। जो भी कंपनी कमाएगा सबसे पहले इंटरेस्ट का हक है, उसके बाद बचेगा तो बाकी लोगों का। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर ऑलवेज ज्यादा क्लेम करेगा कंपेयर टू डिवेंचर होल्डर, क्योंकि अगर वो नहीं करता है तो वो बोका है। ऐसे जगह में पैसा रखना ही नहीं चाहिए अगर एज ए शेयर होल्डर, है ना, नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से आप अगर एमएम अप्रोच भी यूज करते हो, ठीक है, या नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यूज करते हो, आई थिंक आपने देखा है सर कि किस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू से आप बिजनेस का वैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हो, आप बिजनेस का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हो, डेब्ट इक्विटी का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। ব্যাপারটা বোঝা গেল? বলো স্যার, ব্যাপারটা কি বোঝা গেল একটু? हाँ अच्छा, मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। एक एग्जांपल लिखो, होमवर्क है, घर पे करना। वाई लिमिटेड बिलोंग्स टू तथा राहुल বোঝা গেল কি গেল না? हाँ सर। हाँ सर। IT business. Y Limited belongs to IT business. The opportunity cost of capital in IT business is 18%. Y Limited has an EBIT of 90 lakh and debt amounting to 120 lakh. Debt amounting to 120 lakh at an interest rate of 10%. Okay. Corporate tax rate is 40%. Using model, and answer the following question.
Answer the following question. Question 1. What would have been the value of Y limited if it was unlevered? Number 2, what is the tax advantage of debt? Number 3, hence what is the value of Y limited in a levered situations? In a levered situation. Point 4. What is the value of Y limited equity? And question 5. Calculate Y limited KC and C. This is the question. Similar kind of questions है, बस मैंने बिजनेस को अलग कर दिया, बाकी कुछ नहीं. ठीक है, ट्राई करना सर, होमवर्क दिया. नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को लिख लिया सर सभी ने? हेलो, लिखा होएगा चे? हाँ सर लेकिन नहीं लिखिस नहीं? है सर लिखे जी. अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, ये भी बड़ा पॉपुलर है, एग्जाम इस रिलेटेड सवाल भी करते हैं. इसका नाम है सर EBIT EPS एनालिसिस. मैं उस पर थोड़ा बात करूंगा. ठीक है, EBIT EPS एनालिसिस. ठीक है, बीच में थोड़ा NPS का भी कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा कि EBIT EPS और NPS का क्या कनेक्शन है एंड व्हाट इज द बेसिकली EBIT EPS एनालिसिस. ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि ये क्या है ये एनालिसिस. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली टुडेस क्लास. EBIT EPS করলে তো মানে স্ট্রাকচার চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে এক্সাক্ট স্ট্রাকচার. হ্যাঁ, এটা হয়ে গেলে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার শেষ হয়ে যাবে. ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে স্যার, চলো বাই ফের আজ. স্যার বলছিলাম বল. এই যে আমাদের এই এফএম এর মধ্যে তো একটা চ্যাপ্টার আছে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট বলে. ওটা অ্যাকচুয়ালি তোদের ওই শেয়ারের যে পোর্টফোলিও ম্যানেজ করা হয় ওটা ক্যালকুলেশন আছে, অনেক ক্যালকুলেশন আছে. তো আপনি কি কোনো ক্লাস দিয়েছেন ওটা? ক্লাসই দিয়ে দেবো, ক্যালকুলেশন ক্লাস গুলো করিয়ে কোনো দেবো, ক্লাস? পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের উপরে ক্লাস করিয়ে দেবো. ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে করিয়ে দেবো, আমাকে একটু মনে করাবি, আমি করিয়ে দেবো. ঠিক আছে, স্যার এখান থেকে তো মনে হয় আর দুটো না তিনটে চ্যাপ্টার আমাদের বাকি আছে, মানে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাকি আছে আর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, ডিভিডেন্ড বাকি আছে, ডিভিডেন্ড মনে হয়. হ্যাঁ ডিভিডেন্ড একটা চ্যাপ্টার আছে, তিনটে না চারটে চ্যাপ্টার হয়ে যাবে. আচ্ছা. চাইলে ওয়ার্কিং তুই, ক্যাপিটাল কি আপনি কি এর আগে কোনো করিয়েছেন? হ্যাঁ আছে তো, নতুন তুই চাইলে কমপ্লিট করাতে করে নিতে পারিস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল. তো রিসেন্টলি করানো রে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, তুই ছিলিস না নাকি তখন? মনে হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের পরেই ঢুকেছিস. ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে রিসেন্টলি, হ্যাঁ, ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা চাইলে ব্যাকআপ নিয়ে করে নিতে পারিস, চাইলে ব্যাকআপ নিয়ে করে নিতে পারিস. ওটার মধ্যে টাইম ভ্যালু